स्याह रात में भी स्याही से नई किरणें निकलती हैं। कविता हो या कहानी, गद्य हो या पद्य, साहित्य सृजन किया जाता है जब सुनहरा इतिहास लिखा जाता है, जब सुनहरी कलम चलती है। दर्शकों नमस्कार। साहित्य जगत इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ शशांक खरे। दर्शकों, हृदय से उपजने वाली हर चीज़ बेशकीमती होती है, मूल्यवान होती है। चाहे वो खुदा की इबादत हो, किसी के प्रति प्रेम हो, संवेदना हो, राग हो, अनुराग हो, प्रकृति की छटा का वर्णन हो, या फिर माटी की सौंधी खुशबू पर कवि की कल्पना। दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे हम साहित्य सृजन की बातें करने जा रहे हैं। साहित्य जगत में आज का हमारा विषय है समकालीन काव्य, दशा और दिशा। दर्शकों, हम बता दें कि साहित्य जिसमें सबका हित समाहित हो वो साहित्य होता है, और साहित्य की चाहे वो कोई भी विधा हो, हर विधा समाज को जगाने का काम करती है। तो समकालीन काव्य, दशा और दिशा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो शख्सियत। सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दें डॉक्टर पीडी शर्मा से। आप रामकृष्ण शिक्षण महाविद्यालय रायपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। और दूसरे शख्स हैं डॉक्टर विजय सिंह। आप संप्रति बिलासपुर में रहते हैं, जल संसाधन विभाग में अभियंता के पद पर रहे हैं। फिलहाल वो इस सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोनों ही शख्सियत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। डॉक्टर साहब पीडी शर्मा साहब और डॉक्टर विजय सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर विजय सिंह साहब, जैसा कि हमारा विषय है समकालीन काव्य, दशा और दिशा, तो कार्यक्रम की शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है तो कार्यक्रम 100% सफल होता है। ये बात भी सच है। तो एक बार माँ सरस्वती की आराधना करें तो कोई उम्दा रचना आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। जब तक कृपा आपकी होती नहीं शारदे, यश मन जगत में कहाँ मिल पाता है। आपकी कृपा से रत्नाकर बनता वाल्मीकि, कालिदास जड़ महाकवि बन जाता है। हो सात्विक भावना से साहित्य साधना जहाँ, श्वेत वस्त्र धारिणी का धाम ही कहाता है। शांति सुख सौभाग्य सहज ही वर्ण करे, शारदे की साधना से स्नेह जो लगाता है, शारदे की साधना से स्नेह जो लगाता है। क्या बात है। और एक संस्कृत का छंद छोटा सा, ये हरिकृत का छंद में है, मेरा स्वयं का लिखा हुआ सरस्वती शतकम का। जी, स्वागत है, स्वागत है। सुर की नरादि सुवंदितां पर ब्रह्म जात सुरेश्वरीं, असुरादि शक्ति विमर्दनी मिद मखिल जगदुधारणीं, कालेश्वरैरभिनन्दितां प्रणमामि शुभवागीश्वरीं। क्या बात है। परमात्म तत्व निरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं। क्या बात। शुचि पावनीं सुरभारतीं व्यक्तरूपां व्यापनीं, सद्वृत्ति हृदि संवर्धनीं, सहृदय हृदय माँ कर सड़ीं। वाह वाह। मुनि सेव्य भव संतारणीं, बुद्ध जन गणनां रंजनीं, परमात्म तत्व निरूपणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं। क्या बात। प्रस्तौमि वीणावादिनीं। ये जो है बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ा, मैं एक अंश प्रस्तुत किया। धन्यवाद जी। डॉक्टर सिंह, आपने इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई हैं, और जाहिर है कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम कविता है। डॉक्टर पीडी शर्मा जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है समकालीन काव्य, दशा और दिशा, तो आज जो काव्य लेखन है वो किस धारा की ओर प्रवाहित हो रही है? एक रचना भी सुनाएंगे। समकालीन काव्य जो है ये साठोत्तरी काल जो कहा गया जी, 60 के दशक के बाद का जो काल है जी, उसे हम समकालीन काल में लेते हैं जी। और ये जो काल आया, ये जो पूर्व के जो काल थे उससे भिन्न रहा। इस काल में जो आज़ादी के बाद का जो हमारा शासनकाल रहा,
या जनमानस का जो संघर्ष रहा, जी। जो उनकी कुंठा रही, जो बेरोजगारी का समा रहा और पीड़ा रही, सामाजिक पीड़ाएं रही, भाषा की पीड़ाएं रही, द्वंद्व रहा, एक दर्द जो रहा, एक दर्द जी, जो रहा, दर्द को लेकर के ये काल चला। जी। और इसमें हमारे बहुत से साहित्यकारों ने या कविताकारों ने इस पर प्रकाश डाला। जी। और एक जो साहित्यकार थे सुदामा पांडे जी। उन्होंने तो अपना नाम ही बदल लिया था, धूमिल करके अपना नाम उन्होंने जी 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 उन्होंने कहा था कि धूमिल की रचना आत्मा है। धूमिल हो चुकी है। उन्होंने कहा ये जो काल चल रहा है इसमें आत्मा धूमिल हो चुकी है। जी 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 तो इससे इतने ज़्यादा वो हुए, क्लांत हुए कि उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया, धूमिल। जी जी तो उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को हम धूमिल के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पे आगे चल करके बहुत से, अभी भी वही काल चल रहा है, समकालीन काल ही कह सकते हैं इसको भी। इसमें आगे नीरज आए। नीरज ने वही बात कही कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, और कहा कि ए भाई ज़रा देख के चलो, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ए भाई ज़रा देख के चलो। तो इशारा ये था कि देखो अब जो समाज में संघर्ष है, जो उद्वेषण है, जो तड़फ है, जो पीड़ा है, तो वहाँ सलाह दी गई। यानी कोरी उड़ाने नहीं भरने की बात कही गई, जो इससे पूर्व के कालों में छायावाद में जो बातें हुई। तो कवि जो है बैठ करके अपना कल्पना लोक में खोया हुआ है, और धरा पे हकीकत में क्या हो रहा है, वास्तविकता में क्या है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर शर्मा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सामान कम रहेगा तो सफ़र आसान रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और एक बढ़िया उम्दा रचना सुनाइएगा। मैं अपनी एक रचना सुनाता हूँ। ये है, फिर हो गई सुबह निजाम देखेगा। वाह वाह, क्या बात। फिर हो गई सुबह निजाम देखेगा, और कहीं पे आरती कहीं अजान देखेगा, कहीं पे आरती कहीं अजान देखेगा। और बिखरेंगे फूल कहीं इत्र हवाओं में होगा, बिखरेंगे फूल कहीं इत्र हवाओं में होगा। खुशबुओं में है वो, खुशबुओं में है वो, कहाँ पहचान देखेगा। फिर हो गई सुबह निजाम देखेगा। बहुत बढ़िया। हर तरफ होगी बरसात उसके कर्म की, हर तरफ होगी बरसात उसके कर्म की। फिर वो न हिंदू न मुसलमान देखेगा, और फिर हो गई सुबह निजाम देखेगा, कहीं पे आरती कहीं पे अजान देखेगा। वाह वाह, क्या भावपूर्ण रचना। यानी आप ये है कि हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें एक सद्भाव जो होता है, एक जो पुष्प खिलता है जिसमें हम सुवासित भी होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी उम्दा रचना सुनाई। डॉक्टर सिंह, हम आपसे एक सवाल ये कर रहे थे कि आप गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं, और दोनों में तालमेल बिठाना, और जो आज जो स्वरूप दिख रहा है समकालीन काव्य का, तो आप इसका स्वरूप किस तरह से मानते हैं, और साथ ही साथ एक बढ़िया रचना भी सुनाएंगे। समकालीन जो काव्य का स्वरूप है निश्चित रूप से आज जो है ना कई प्रयोगों का है जी, और नवगीत से लेकर हाइकू और बहुत सारे अच्छे नए जो है प्रयोग हो रहे हैं जी। और इसके साथ साथ जो पुराने हमारे छंद हैं, हमारे जो आदर्श कवि हैं, चाहे वो स्वामी तुलसीदास हो, सूरदास हो, या कलांतर में मैथिली शरण गुप्त हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, या प्रसाद हुए, तो ये सब भी प्रेरणा के आज भी स्रोत हैं। तो आज जो रचनाएं हो रही हैं तो दोनों ही तरह की हो रही हैं, कि छंदों पर भी काफ़ी अच्छी रचनाएं मैंने देखी, अच्छे लोगों ने लिखा और काम कर रहे हैं। मेरा भी, मैं अपना भी बता दूं कि आहुति महाकाव्य छंदों पर ही है। उसमें 25 मौलिक छंद हैं और उपभेद से करीब 42 छंद हो जाते हैं। ऐसे ही वेद जो है, ऐसे ही वेद मूर्ति महाकाव्य मेरा है, उसमें छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे नए कवि भी छंदों का प्रयोग कर रहे हैं, और इन तमाम कवियों का जिनका नाम मैंने लिया वो आज हमारे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक बने रहेंगे, क्योंकि लोक मंगल की भावना उनके साहित्य में है। साहित्य में, बिल्कुल। और साहित्य में लोक मंगल की भावना जब ना हो तो वो साहित्य क्या है? साहित्य है ना। तो कोई रचना सुनाएंगे जी, देखेंगे। ये मातृभूमि की वंदना ही है। जी जी। राम की, ये जो है जी, ये मतगैन छंद है, सवैया का एक रूप है जी। राम की कृष्ण की पावन गाथा, लसीहर गांव की माटी यहाँ है। अर्जुन भीम के शस्त्र की तीक्ष्ण पर लंब रही परिपाटी यहाँ। वाह वाह, क्या बात। राणा शिवा इतिहास लिए निज अंक खड़ी हर घाटी यहाँ है।
धारण की वसुधा ने सदा, रण रक्त रंगी सूची साटियाँ। देती सदा उपदेश सुनो, हर हार के कारण की जो कहानी। क्या बात। झांक प्रस्थिति के उर देखो, दृगंचल में जो भरा हुआ पानी। क्या बात है, क्या बात है। राणा की गाथा को याद करो, करो याद शिवा जो रहा बलिदानी। क्या बात है। माता की कोख कृतार्थ करो, चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी। क्या बात। चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत रचना अच्छी है। रचना सर। डॉक्टर शर्मा, समकालीन काव्य में अतुकांत कविताएं जो लिखी जा रही हैं, इसके महत्व के बारे में बताएंगे। अतुकांत कविताओं का महत्व जो है वो इसलिए बढ़ गया है कि जो कविता का जो सृजन मस्तिष्क में बनता है जी, और उसमें जो स्फुरण होता है विचार का, तो विचार का स्फुरण होने के बाद उसको वो तुरंत ही जो शब्द मिला उसी को दे दिया। जी, तो मतलब यूँ कहें कि जो चीज़ बनी ताज़ा ताज़ा परोस दी। जी जी जी। तो उसमें उसने उसको सजाने की व्यवस्था नहीं की। और जो तुकांत व्यवस्था है वो क्या है? अलंकार पैदा अलंकार करने का पैदा है। करना। अलंकार तो इसमें भी होता इसमें है, भी होता है। लेकिन इसकी संरचना दूसरी हो जाती है। भाव जो है उसको मतलब इतनी जल्दी है कवि को हाँ। कि भावों को तुरंत ही वो प्रेषित करना चाहता है, चाहता है, संप्रेषित करना चाहता है। तो बिल्कुल सही अतुकांत है ये। जी, तो जी, उसमें जी। वो व्यवस्था नहीं कर रहा है कि इसको किस तरह से सजाऊं, किस तरह से इसको रैपर लगाऊं, क्या इसमें करूं, इसको श्रृंगार से अधूरा रखना चाहता है या जल्दी देना चाहता है वो। इसको अतुकांत का आप समझ सकते हैं। अच्छा। तो इसने क्या, ये कवि की हड़बड़ी कह सकते हैं इसको। कवि की हड़बड़ी भी कह सकते हैं इसको हम, कि भाई जो बना है तो वो सोचता है जल्दी से इसको दुनिया को बताऊं। जैसे किसी को ईश्वर की कुछ झलक मिल जाए तो वो क्या सोचता है, उसकी प्रस्तुति वो बहुत पहले चाहता है। है। तो मेरा जो ऐसा ख्याल है इसमें अतुकांत का ये महत्व है। नहीं, अच्छा डॉक्टर सिंह साहब, एक चीज़ पूछ रहे थे कि तब और अब जो हम सृजन करते हैं, खास करके काव्य की बात आती है, कविताओं के सृजन की बात आती है, तो तब और अब में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? फर्क तो आया है जी, क्योंकि एक समय हमारे साहित्य साधक जो नाम मैंने लिया, मैथिली शरण गुप्त हो या रामधारी सिंह दिनकर हो जी, या जयशंकर प्रसाद हो या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो या श्यामनारायण पांडे जी हो, निश्चित रूप से जो साधना थी उस साधना में अभी कुछ कमी तो आई है। कमी ये का मतलब ये है कि अब लोग संक्षिप्त रूप में बढ़ना चाहते हैं, बिना साधना की सिद्धि चाहते हैं। जी जी जी। तो इतनी हड़बड़ी है कि उसके कारण जो है थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी अच्छे काव्य की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और अच्छे लिखने वालों की कमी नहीं है, कमी नहीं है और हो रहा है। ये दोनों ही बातें चल रही हैं। हाँ, हम इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर शर्मा एक बात कहना चाहेंगे कि भक्ति काल में सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से साहित्य का सृजन किया और समाज को दिशा दी। उन्होंने एक रंग दिया। 10वां जो रस होता है वात्सल्य का, सूरदास जी ने दिया है। तो इन रसों का हमारे काव्य सृजन पर अभी वर्तमान में किस तरह असर देखा जा रहा है, और एक रचना भी सुनाएंगे। जी देखिए, रसों का प्रभाव ही कविता है। जी, जो जितने रस हमारे बताए गए हैं, 9 रस बताए गए, उसमें 10वां रस की चर्चा आपने की, जी, जो कि हमारे सूरदास जी के काव्य परंपरा के द्वारा प्रकट हुआ। जी जी। तो उसको फिर स्वीकार किया गया साहित्य जगत में कि ये अपना एक रस है, इसकी रसानुभूति होती है, वात्सल्य रस। जैसे उन्होंने कहा कि घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो यानी उसमें कितना मतलब बच्चे का जो बालपन की जो बात कही उन्होंने कि घुटनों के बल चल रहे हैं और मुख पे दही लगा रखा है और रेणु तनु मंडित और धूल पूरी अंग में लगा रखी है। तो ये जो बात उन्होंने कही, तो इससे एक रस उत्पन्न हुआ, रसानुभूति हुई। तो यही वात्सल्य रस बना आगे जाके कहा है। तो भक्ति काल की जहाँ तक आपने चर्चा की, तो भक्ति काल में जो लोग हुए, सूरदास हुए, मीरा हुई, कबीर हुए, ये एक ऐसा काल आया जी मुगल काल के समय कि उसको मध्यकाल भी कहा जाता है कविता का। तो उस काल में इन लोगों ने जो दबाव था मनुष्य पे को, अपनी आत्मा दब गई थी राजाओं के कुप्रशासन से, इनसे, तो एक रास्ता चाह रही था जनमानस, समाज एक रास्ता चाहता था कि जिससे मार्ग मिले और जिससे जीवन प्राप्त हो या जीवन ऊर्जा प्राप्त हो। तो उसके लिए उन्होंने ये उस समय एक भक्ति काल आरंभ हुआ। इसमें ऐसे लोग आए
जिसमें मीरा थी, कबीर थे, तुलसी थे। इन्होंने सीधा सीधा रास्ता दिया, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, न कोई जंत्र, सीधा सीधा भक्ति से जुड़ जाओ, सीधा सीधा ईश्वर में खो जाओ, तो समा इससे जाओ। संबंधित कोई एक आध रचना सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। अब जैसे मैं अपनी ही रचना सुना देता हूँ, जी। जिसमें है कि अब के बाद समंदर पर है, वाह क्या बात है। अब के बाद समंदर पर है। जो बात कर रहा हूँ सीधा समंदर, समंदर यानी ईश्वर। तो अब के बाद समंदर पर है और घट घट बैठे अंदर पर है। वाह वाह क्या वाह। बात। वही समंदर सब पे बैठा हुआ है। तो अब जी, के जी, बाद जी। समंदर पर है जी। और घट घट बैठे अंदर पर है। और बूंद हूं मैं कैसे जानूंगा, बूंद हूं मैं कैसे जानूंगा, मस्ती सारी कलंदर पर है, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। मस्ती सारी कलंदर पर है, अब के बाद समंदर पर है। बहुत बढ़िया। उसकी सोहबत जैसे दरिया, उसकी सोहबत जैसे दरिया, सारी रवानी लहरों पर है, क्या बात। सारी रहनी लवारों पर है। क्या बात, वाह। अपना जल खुद भरना होगा, अपना जल खुद भरना होगा, यानी अपने खुद तलाश करना होगा ईश्वर को। अपना जल खुद भरना होगा, अपना घट भी पनघट पर है। ये मेरा घड़ा भी पनघट पर रखा हुआ है। वाह वाह क्या बात है, तो अपना घट भी पनघट पर है और जी कर भी तो जी न पाया, क्या जी बात। कर भी तो जी न पाया, जितनी गहरी जी कर भी तो जी न पाया, पी कर भी तो पी न पाया, जितनी गहरी प्यास जगी है उतना छुपा वो अंदर पर है। वाह वाह, अध्यात्म भी है, जीवन का दर्शन भी है, दर्शन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं। डॉक्टर सिंह, जैसा कि आज एक माहौल चल रहा है और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि हमारा जो काव्य सृजन है, काव्य लेखन है, उसमें सामाजिक जो भी आया है सोशल मीडिया, तो उसका कितना असर पड़ रहा है? और बल्कि इसको संक्षेप में बताएंगे और एक उम्दा रचना जरूर सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का तो हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। जी। कोई भी क्षेत्र मैं समझता हूँ कि अछूता नहीं है, नहीं है। जी जी। और साहित्य में और काव्य पर भी पड़ा है। और सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे ऐसे मंच बने, प्लेटफॉर्म बने, जिससे लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। और बहुत ही हड़बड़ी का दौर है। जी। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि साहित्य साधना का क्षेत्र है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साधना पार्श्व में जाती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिद्धि, बिना साधना की सिद्धि जो है, प्राप्ति की इच्छा जो है, लोग जो है अपने आप में जगा रहे हैं, अपने भीतर जगा रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस बीच एक अच्छा संकेत भी है कि साधकों की भी कमी नहीं है, कमी नहीं। ये दोनों बात है। तो मीडिया का दोनों ही बातें हम चाहे जैसा लाभ ले लें, ये तो शक्ति है, शक्ति का चाहे सकारात्मक ले लें, नकारात्मक, लेकिन वो शक्ति तो है, उसका प्रभाव तो है। जी, रचनाएं सुनाएंगे। एक मैं गजल जो है, जी। अब वतन के वास्ते जी जान होना चाहिए, अब वतन के वास्ते जी जान होना चाहिए, सिर्फ इस जमहूर का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र, बिल्कुल जमहूर। अब वतन के वास्ते जी जान होना चाहिए, सिर्फ इस जमहूर का सम्मान होना चाहिए। वार सहते सहते छलनी हो गया है यह वतन, क्या बात। अब तो खुलकर जंग का ऐलान होना चाहिए, अब तो खुलकर जंग का ऐलान होना चाहिए। धर्म मजहब जो कोई भी, धर्म मजहब जो कोई भी हैं, सभी हिंदी यहाँ, इनके दिल में एक हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात सर। इनके दिल में एक हिंदुस्तान होना चाहिए। झांक अपनी जान के अंदर के उस इंसान को, मुल्क के इंसान को इंसान होना चाहिए, मुल्क के इंसान को इंसान होना चाहिए। दुश्मनों को रौंदने का सिलसिला हो जरूरी, अब तो दिल्ली का यही फरमान होना चाहिए, अब तो दिल्ली का यही फरमान होना चाहिए। और फरमान हो भी रहा है। ये रचना मेरी जो है करीब करीब 1 दशक पहले की है। वाह क्या बात तो है। जी। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आपकी रचना है। निसंदेह हमारे जो नवयुवक हैं ख़ास तौर पे,
उनको इस पर एक चिंतन मनन का अवसर भी मिलता है। डॉक्टर शर्मा, हिंदी भाषा शिक्षण में हमारी जो कविताएं हैं उसका किस तरह का असर पड़ता है, क्या प्रयोग देखते हैं आप? देखिए, हिंदी शिक्षण जो चल रहा है जी उसमें आप देखेंगे शुरुआत से ही गद्य और पद्य चल रहे हैं। जी लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है कि भाई कविता का क्या प्रभाव होगा शिक्षण पर, तो कविता का बड़ा गहरा प्रभाव होता है जी जी जनमानस पर, मनुष्य के चित्तपटल पे, छात्र के चित्तपटल पे गहरा प्रभाव होता है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी साहित्य रचनाएं हैं, हमारा रामायण है, महाकाव्य है, उसका प्रभाव देखिए जनमानस पे। 2-4 चौपाइयाँ सबको याद रहती हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कविता में है, छंद में है। इस संस्कृत के स्तोत्र देखिए, जैसे शुरुआत में आपने एक स्तोत्र पढ़ा था सरस्वती का, तो न चाहते हुए भी गुनगुना उठते हैं। यानी उसका जो महत्व है वही है, वो बरकरार है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो वही हम चाह रहे हैं शिक्षण में। क्या चाह रहे हैं कि बात जो पढ़ाई जा रही है, जो लर्निंग प्रोसेस अपनाया जाएगा, उसमें बात को हमेशा के लिए समाहित कर दिया जाए मस्तिष्क में। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको कविता को माध्यम बनाना पड़ेगा। कविता के माध्यम से हम जनमानस के छात्र के पटल में हम उसको और रोपित कर सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सिंह, जैसा कि अभी आप राष्ट्रीय कविता, राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित कविता सुना रहे थे, तो हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको बरकरार रखने में साहित्य की भूमिका क्या है? संक्षेप में बताएंगे, बल्कि एक रचना भी सुनाएंगे। निश्चित रूप से साहित्य तो समाज का दर्पण है और विशेष रूप से लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उपजाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जी जी। चाहे हम वैदिक की बात करें, वैदिक समय की बात करें या आज की बात करें, हर समय राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जो है जगाने की बात जो है कही गई है, साहित्य में रहा है, साहित्य में कही गई है। जी। और यदि हम हाल की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में आनंद मठ की वो रचना वंदे मातरम, जी जी, कितनी उसको कालजयी कहते हुए लोगों ने जो है फांसी के फंदे पर अपना जो है जन प्राणों की आहुति दी। जी जी। और भारत भारती जो है मैत्रीशरण गुप्त की बहुत ही सुंदर एक रचना आई और जो है वो रचना ऐसी रही जो लोगों के मन में भारत के गौरव के प्रति एक उत्साह जगाने की बात जो थी और एक स्वाभिमान जगाने की बात थी। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे कवि प्रदीप हैं, कवि जो है ना, उनकी जो है रचनाओं को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जिसको लता जी ने गाया था, उनका स्वर दिया था कवि प्रदीप का। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्होंने, जब देश पर युद्ध के बादल छाए, जब देश पर संकट मंडराए, तो ये रचनाएं जो है जनमन का कंठहार बनी और लोगों को एक उत्साहित करने का और एक शक्ति देने का एक माध्यम बनी। मतलब नव चेतना का जो संचार हुआ जी, इस तरह की रचनाओं से हुआ जी। आज़ादी की लड़ाई में बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं, बल्कि तो एक रचना जो आपने कही थी, भारतीय सभ्यता की गौरवी कथा सुरम्य, विश्व रंग मंच पर अद्वितीय शान है। क्या बात। आत्म परमात्म तत्व गूढ़ एक मेव हुए, दर्शन रहस्य का अनूठा संविधान है जी। कर्म योग भक्ति योग राजयोग संग संग, जग में न कोई ज्ञान गीता के समान है। धारण विभूतियों को किया जो अनन्य बन, उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है। उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है। रत्न गर्भ भूमि यह भारत की दिव्य अति, यहाँ कभी वीरों का न होता अवसान है। क्या बात है। राष्ट्र भारती को शीश पुष्प को चढ़ाने हेतु नेक वीर पुरुषों ने दिया बलिदान है। राणा शिवा छत्रसाल का अखंड योगदान, शहीदों के शान से ही भारतीय मान है। पानीदार बानी की जवानी का निशान लिए, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई और राष्ट्रीयता से वो पोत, बल्कि हम तो बोलते हैं कि वीर रस का भी एक एहसास हुआ है ना। आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर पीडी शर्मा जी, आप भी हमारे स्टूडियो में आए, आप लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई और बेहद अच्छा लगा। कीमती समय निकालने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 दर्शकों, साहित्य जगत इस कार्यक्रम में आज आप मुखातिब हो रहे थे डॉक्टर पीडी शर्मा और डॉक्टर विजय सिंह से। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में किन्हीं
वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।